हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह पीपीजी स्कूल डोडियाना की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का अपन एक नया चैप्टर लेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। 10th क्लास में ये चैप्टर भी मुख्यतः 3 नंबर का आता है। अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें भी अपन 3 नंबर पूरे गेटअप कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक घटनाएं घटित होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, दूध से दही का बनना, सब्जी का खराब होना, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, रासायनिक घटनाओं से संबंधित है। तो ये परिवर्तन, यानी एक चीज़ का दूसरे चीज़ में बदलना, ये परिवर्तन है। मुख्यतः परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन और दूसरा प्रकार है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन को अपन पहले देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, तथा जो परिवर्तन करने के लिए अपन ने जो कारण लगाया है, जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपने पहले की अवस्था में पुनः आ जाता है। इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, यानी उसका आकार, अवस्था, रूप, ये सब बदलता है, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। भौतिक परिवर्तन के अपन पहले उदाहरण देखेंगे, फिर भौतिक परिवर्तन के और कुछ अन्य गुण देखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन का सर्वप्रथम अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे पानी जो एक द्रव अवस्था में है, उसका बर्फ में बदलना, उसका गैस में बदलना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो सर्वप्रथम अपन इसका उदाहरण लेते हैं। द्रव, यानी पहले पानी का लिख लेते हैं। पानी जो कि द्रव अवस्था में है। पदार्थ की मुख्यतः अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। पानी जो कि मुख्यतः कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। पानी को जब ठंडा किया जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो पानी से बनता है बर्फ़, जो कि कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेज। अब इस बर्फ को वापस गर्म करने पर गर्म पानी बनता है। पानी को आप गर्म कर रहे हो तो वाष्प बन रही है, यानी अपन कह सकते हैं वाष्प। और वाष्प कौन सी अवस्था में होगी? गैस अवस्था में, गैस स्टेज। इस वाष्प को पुनः ठंडा या संघनन कह सकते हैं अपन, करने पर क्या प्राप्त होगा? पानी। इस परिवर्तन को अपन थोड़ा तरीके से समझेंगे।
ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं चेंज हो रही है। आप देखो, द्रव से ठोस, द्रव से गैस। तो पानी है जो अभी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ये तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ ठंडा, क्या बन गया? बर्फ। इस बर्फ को वापस पुनः गर्म कर रहे हैं, कौन सी अवस्था में आ गया? पानी, यानी द्रव अवस्था में। पानी को गर्म कर रहे हैं, ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है, वाष्प बन रही है, और वाष्प को वापस संघनन कर रहे हैं, क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। यानी कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण चेंज हो रहे हैं, रासायनिक जो संगठन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि पानी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो वो भी H2 होता है, जल का देखोगे, बर्फ का देखोगे वो भी H2 होता है, और वाष्प का देखोगे वो भी H2 होता है। यानी कि इस पदार्थ के संगठन में, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब भौतिक परिवर्तन के मुख्य गुण है कि भौतिक परिवर्तन के मुख्यतः क्या गुण है? भौतिक परिवर्तन का पहला गुण है, इस प्रकार के परिवर्तन में केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। यानी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में पुनः आ जाता है। कैसे? जैसे आपने पानी है, उस पानी को फ्रीज में रखा, यानी उसका टेम्परेचर आपने कम किया, तो क्या बन गया? पानी से बर्फ़ बन गया। जैसे ही आप बर्फ़ को वापस फ्रीज से बाहर निकलोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी परिवर्तन का कारण हटा दिया, तो बर्फ़ से वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? पानी प्राप्त हो जाएगा। यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः पहले की अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ये भौतिक परिवर्तन का पहला गुण है। दूसरा, यानी कि पहला क्या है? परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पहले की अवस्था में आना, पहले की अवस्था में आना। आप इनको नोट कर सकते हो। दूसरा, ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन। ऐसा नहीं कि एक बार पानी से बर्फ बन गया वो बर्फ ही बना रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि आप पानी से कुछ नया पदार्थ बनाने चाह रहे हो, वो इसमें इस प्रकार का पॉसिबल नहीं है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। चौथा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल। कैसे होते हैं दोस्तों? उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे अभी आपने पानी के और बर्फ़ के मध्य इस प्रकार के तीर का उपयोग किया था, ये प्रदर्शित कर रहा है आपके, ये जो तीर का निशान है वो प्रदर्शित करता है उत्क्रमणीयता का, यानी कि दोनों दिशाओं में अभिक्रिया का चलना उत्क्रमणीयता को दर्शाता है। तो भौतिक परिवर्तन के कितने गुण हो गए? 4। परिवर्तन का कारण हटाने पर पहले की अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, नए पदार्थों का निर्माण इस प्रकार के परिवर्तन में नहीं होता है, और उत्क्रमणीय होते हैं। इसके अन्य उदाहरण में देखते हैं, आप एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल अपन ने बर्फ पानी का दे लिया। दूसरा, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ये परमानेंट काम नहीं है। दूसरा, नौसादर का उद्रुपातन, NH4, नौसादर का सूत्र होता है नौसादर का उद्रुपातन, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा, शक्कर का जल में विलयन, शक्कर का जल में विलयन
शक्कर का जल में विलयन। चौथा, कागज का फटना। ये छोटी क्लासों में आपने उदाहरण सुना भी होगा, कागज का फटना। ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे का चुंबक बनना, NH4 यानी 9 साधक का उध्रुपातन, शक्कर का जलीय विलयन। कई बच्चों की कंफ्यूज होगा कि सर शक्कर का जलीय विलयन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन कैसे है। शक्कर आपने एक पानी में एक सीमा तक घोली, उसके बाद आप पानी को गर्म करते हो तो वो पानी वेपर बन जाएगा, यानी वाष्प के रूप में निकल जाएगा। उसको आप चाशनी से आप जिस प्रकार शक्कर तैयार करते हो, तो एक प्रकार का क्या मित्रों, भौतिक परिवर्तन ही है। कागज़ का फटना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी से संबंधित जुड़ा हुआ कागज़ का जलना, वो आगे अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो भौतिक परिवर्तन कहानी समझ में आ गई। अगला है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। दूसरा अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित ही पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। रासायनिक परिवर्तन के ऊपर ही पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। हमारे दैनिक जीवन में आपने पहले बताई बहुत सारी रासायनिक घटनाएं होती है। गर्मियों में दूध का फट जाना, दूध से दही का बनना, सब्जी का खराब होना, ये सब रासायनिक परिवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण बदल जाते हैं, यानी कि उसका जो पहले कंपोजिशन अलग है, पहले स्वाद जो था वो अलग ही चेंज हो गया परिवर्तन के बाद। उसका पहले जो सूत्र था, चेंज के बाद सूत्र पूरा ही चेंज हो जाता है, यानी कि उसका संगठन, किसी पदार्थ की रासायनिक गुण व संगठन में परिवर्तन हो जाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तथा परिवर्तन यानी परिवर्तन करने के लिए जो अपन ने कारण लगाया है, वो हटाने पर भी पदार्थ पहले की अवस्था में लौट के नहीं आएगा। परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं आएगा। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन। दूध से दही का बनना, बचपन से पढ़ रहे हो, दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कागज का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना। एक और इम्पोर्टेंट, सब्जी का खराब होना। कोई भी पदार्थ खराब हो रहा है, सब्जी का खराब होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पलों को ध्यान में रखना है। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण, कि रासायनिक परिवर्तन के भी क्या गुण है। पहला गुण देखते हैं, पदार्थ के रासायनिक संगठन वे रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं लौटता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं लौटता है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं लौटेगा, पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं लौटता है। दूसरा, स्थायी होते हैं, परमानेंट। एक बार हो गए परिवर्तन, आप उस पदार्थ से वापस वो पदार्थ नहीं बना सकते। एक बार दूध से दही बन गया, वापस दही से दूध नहीं। लोहे पर जंग लग गया, वापस नया लोहा नहीं बना सकते हो। बचाव कर सकते हो, पेंट करके उसके ऊपर उसका बचाव कर सकते हो, लेकिन वापस जंग से लोहा बना, जो जंग युक्त लोहे से आप प्योर लोहा बनाना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। जले हुए कागज़ से आप वापस कागज़ बनाओगे, पॉसिबल नहीं है। खराब सब्जी से वापस से सब्जी बनाओगे, पॉसिबल नहीं। यानी कि परमानेंट होते हैं। तीसरा, नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण। चौथा, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय होते हैं।
अनुत्क्रमणीय होते हैं। नए पदार्थों का निर्माण होता है, देखो दूध से दही बनना, लोहे पे जंग लगना, कागज का जलना, सब्जी का खराब होना, ये सब नए पदार्थ बनते हैं इनसे। इनका संगठन अलग है। दूध का आप संगठन देखोगे अलग है, यानी किससे बना हुआ है, कैसा टेस्ट है। दही का संगठन आप देखोगे वो अलग है। लोहे का सूत्र अलग है, जंग लगे हुए लोहे का सूत्र अलग है, यानी कि उनका पूरा संगठन बदल रहा है, नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब है इरिवर्सेबल। एक अवस्था में एक दिशा में चले जाने के बाद वो लौट के वापस उस दिशा में नहीं लौटेंगे, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का परमानेंट साइन होता है, आपको पता ही है, तीर का साइन, ये अनुत्क्रमणीय को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन के अपन ने गुण देखे। एक बार अपन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में लौट जाता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पहले की अवस्था में नहीं लौट पाता। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार अपन ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। कई बार प्रश्न आता है कि दो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। अंतर का ज़्यादातर मुख्यतः प्रश्न आता है, एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल दे सकता है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है और इस परिवर्तन की दो गुण लिखिए। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पीछे प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे रखे हैं, आप उनका जैसे चैप्टर का वो टॉपिक हो जाता है पीछे जाके उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। विदाउट प्रैक्टिस आपको चैप्टर पढ़ने का कोई सारांश नहीं है। अगला इस चैप्टर का जहाँ से सीडी स्टार्ट हो रही है वो है रासायनिक समीकरण। क्या मित्रों? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये नया वर्ड नहीं है, ये वर्ड आप कक्षा 7 से लगातार सुनते आ रहे हो इसको, रासायनिक समीकरण के बारे में। 8वीं क्लास में तो इसका पूरा चैप्टर ही है। रासायनिक समीकरण क्या है? आप जिस प्रकार ले रहे हो कि कोयला है, उस कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा राख प्राप्त होती है, ये आपने उसकी पूरी डिटेल बोली। तो इतना आप लंबा पैटर्न ले रहे हो तो उसको एक संक्षिप्त रूप में, यानी कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्र एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्र एवं प्रतीकों के के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोयला है, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और राख प्राप्त हुई, उसको अब मैं रासायनिक समीकरण के रूप में संक्षिप्त रूप में किस प्रकार लिखूंगा? देखो, कोयला किसकी उपस्थिति में जला? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और रासायनिक परिवर्तन है तो जाहिर सी बात है उत्क्रमणीय वाला चिन्ह नहीं आएगा, कौन सा आएगा? अनुत्क्रमणीय वाला चिन्ह आएगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी। अब रासायनिक अभिक्रिया है ये, समीकरण बनाने के लिए मैंने क्या लिखा था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके अणुसूत्रों वे प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो देखो, कार्बन के लिए अपन प्रतीक चिन्ह क्या लेते हैं? C, ऑक्सीजन के लिए O2,
ऑक्सीजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या आ जाएगा, अणुसूत्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने इसको संक्षिप्त रूप में प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। ये प्रतीक हो गए, ये अणुसूत्र हो गए। इस रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये कोयले के दहन की, किसकी, कोयले के दहन की, कोयले के दहन की क्या है, रासायनिक समीकरण है। 2013 में ये प्रश्न आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, कोयले की दहन का रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये कोयले के दहन की क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम धातु सोनी थी जिसका परमाणु क्रमांक 12 नंबर है। मैग्नीशियम जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये अपन बोल रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है, और उसको प्रतीकों के चिन्ह में उसके अणुसूत्रों को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये इसको संतुलित किया जाता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। ये इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये इसका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ है उनको उसके प्रतीक या उसके अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक समीकरण जो अपन लिख रहे हैं उसके लिखने की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ चरण हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। आपको एक रासायनिक समीकरण देख के, आपको उस समीकरण को देख के उस अभिक्रिया के बारे में क्या क्या बातों के बारे में जानकारी हो रही है, वो तो रासायनिक समीकरण अपन लिखने के कुछ चरण के बारे में देखेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से संबंधित जानकारी। रासायनिक समीकरण से संबंधित जानकारी। पहली बात, किसी भी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं जो पदार्थ, उन भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जाना जाता है। अभिकारक या इसको बोल सकते हैं क्रियाकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जाना जाता है, तथा रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो पदार्थ अपने को प्राप्त होता है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उत्पाद। तीसरी बात, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के साइन की बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। तथा उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। ये बाएं दाएं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड का इस पार्ट बायां, ये पार्ट दायां, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर की साइन के बाईं ओर तथा उत्पाद को तीर के साइन के दाईं ओर लिखा जाता है। चौथी बात, जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अभिकारकों के मध्य धन चिन्ह यानी प्लस के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे अपने पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, यानी अभिकारकों की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अभिकारकों के मध्य धन चिन्ह या प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उत्पादों में भी
अगर उत्पादों की भी संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पांचवी बात, रासायनिक समीकरण एक महत्वपूर्ण नियम पर आधारित होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह हालांकि इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होगा। जितनी मात्रा में अपन अभिकारक लेंगे उतनी मात्रा में अपने पास उत्पाद प्राप्त होगा, नहीं तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। छठा, रासायनिक समीकरण में जितने अणुओं परमाणुओं की संख्या अभिकारक की है उतने ही अणु और परमाणु की संख्या उत्पादों की होती है। यानी कि जितने अणु परमाणु अभिकारक में होते हैं उतने ही अणु परमाणु किसमें होते हैं? उत्पाद में होते हैं। सातवां पॉइंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अभिकारक में जितने परमाणु अणु हैं उतने ही परमाणु अणु किसमें होने चाहिए? उत्पाद में होने चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। जैसे अपन ने देखा, सिंपल सा उदाहरण है अपने पास, 7वां नंबर पॉइंट है अपने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु करने के लिए अपन इसके आगे 2 लगाते हैं, तो मैग्नीशियम के 2 हो गए। अब मैग्नीशियम को भी संतुलित करना जरूरी है तो अपन मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखो, 2 मैग्नीशियम के 2 ऑक्सीजन के, यहाँ देखो गुणा हो रहे हैं तो 2 मैग्नीशियम के 2 ऑक्सीजन के। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादकों के परमाणु और अणुओं को संतुलित करना भी जरूरी है। 8वां पॉइंट, रासायनिक समीकरण में अगर आपको पदार्थ की अवस्था पता है और पता करनी पड़ेगी, रासायनिक समीकरण में जो लिखे हुए अभिकारक हैं और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाएं आपको उनके पास कोष्ठक में लिखी जाती है। भौतिक अवस्था में ठोस अवस्था के लिए S यानी सॉलिड, द्रव अवस्था के लिए L यानी लिक्विड और गैस अवस्था के लिए स्मॉल g यानी गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, समीकरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये मैं बार बार इसी उदाहरण का उपयोग ले रहा हूँ क्योंकि आपकी किताब में दे रखा है, तो आप इसको वापस रिवाइज करोगे तो आपको आसानी रहेगी। कार्बन कोयला, जिसको अपन सामान्यतः कैसे किस अवस्था में है? सॉलिड, तो इसके कोष्ठक में यहाँ अपन S लिख देंगे। ऑक्सीजन किस अवस्था में? गैस, तो इसमें G लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इसके कोष्ठक में G लिख देंगे। यानी कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को उनके साथ कोष्ठक में लिख दी जाती है। ठोस अवस्था के लिए सॉलिड यानी S स्मॉल s, द्रव अवस्था के लिए लिक्विड यानी स्मॉल l और गैस अवस्था के लिए G यानी कि स्मॉल g का उपयोग किया जाता है। उससे अगला संबंधित नोवा, रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ जलीय है, एक्वा जिसको अपन कहते हैं एक्वा, कोई पदार्थ जलीय विलयन है तो उसके भी कोष्ठक में AQ लिखा जाता है। एक्वा स्मॉल AQ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, AQ का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना सबने देख रखा है आपने। इसमें आप जल का उपयोग कर रहे हो। किसका उपयोग कर रहे हो? जल का।
और इस सूत्र का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, और जनरल नेम है इसका जो है वो है बुझावा चूना। बुझावा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझावा चूना जल, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझावा चूना। तो ये इसमें जलीय विलयन है ये। तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड तो पता है सॉलिड अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में L, ये जलीय विलयन है। तो इसके लिए एक्वा का चिन्ह उपयोग किया जाता है, AQ, इसका उपयोग किया जाएगा, AQ कोष्टक में लिख दिया जाता है, एक्वा का उपयोग किया जाता है। ये रासायनिक समीकरण की बातें, इससे आगे की बातें और समझते हैं अपन। 12 नंबर होगी शायद। रासायनिक समीकरण में क्या ताप चाहिए, क्या दाब चाहिए, उस ताप और दाब को तीर के साइन है उसके ऊपर लिख दिया जाता है, जिसे अपने को पता चल जाता है कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या ताप की आवश्यकता होती है और कितने दाब की आवश्यकता होती है। जैसे एक सिंपल समीकरण से समझाता हूँ मैं, N2 + 3H2O, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2NH3, ये एक रासायनिक समीकरण है जिसमें टेम्परेचर चाहिएगा 773 केल्विन और 200 एटीएम। ये ताप का मात्रक है केल्विन, ये दाब का मात्रक है एटीएम। तो N2 + 3H2O ने अभिक्रिया करके बनाया 2NH3। तो इसमें जो टेम्परेचर है, ताप है, उसके लिए अपन ने ऊपर लिख दिया, दाब है उसको लिख दिया। तो किसी रासायनिक समीकरण के ऊपर अगर आपको ये लिखे हुए मिले, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक ताप और दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला 13 नंबर, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक बाह्य पदार्थ भी डालना पड़ता है कभी कभी कुछ समीकरणों, कुछ अभिक्रियाओं के लिए, उसको उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को भी रासायनिक समीकरण से जो संबंधित तीर है उस तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। तो उत्प्रेरक, जिसको कैटालिसिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक को भी तीर के साइन के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे एक समीकरण से समझते हैं अपन, एक समीकरण है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको एथीन कहते हैं। अब ये नाम आप केवल समझो, इसको एथीन क्यों कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको एथीन के नाम से ही क्यों जाना जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बना रहा है ये एथेन। क्या बना रहा है? एथेन। इसके लिए एक उत्प्रेरक काम आता है जिसको कहते हैं निकिल। निकिल उत्प्रेरक काम आता है। तो ये लिखा हुआ दिखता है आपको, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्प्रेरक को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? उत्प्रेरक। की रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस उत्प्रेरक की आवश्यकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनाएगा एथेन। क्या बनाएगा? एथेन। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? उत्प्रेरक को प्रदर्शित कर रहा है। एक बात और है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी, किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माशोषी। जिसमें पदार्थ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी के नाम से जाना जाता है। तो जिस रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें आपको आगे प्लस का साइन और ऊर्जा का मान लिखा रहेगा। जैसे 10.5, 10.2 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये इस ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी प्रति मोल। और जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी उसमें माइनस का चिन्ह के साथ मान लिखा होगा, जैसे 17.5 जो भी है किलो कैलोरी प्रति मोल। ये आपको समझना है रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ चरण थे जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण से संबंधित जो चरण है वो आपको जैसे जैसे रासायनिक समीकरण देखोगे और उसमें आपको नए नए दिखेंगे, कभी तीर के ऊपर, ठीक है, कभी कोष्ठक में नीचे, तो ये आपको बाद में कन्फ्यूज होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इससे पहले ही अपन ने पढ़ ली कि किस
रासायनिक समीकरण के लिए आपको कौन कौन सी बातें आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। एक बार अपन देखेंगे वापस रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको एक बार वापस अपन रिवीजन करेंगे। पहला, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अभिकार को हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर, उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को उनके कोष्टक में ठोस अवस्था के लिए S, द्रव अवस्था के लिए L और गैस अवस्था के लिए G का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई जलीय विलयन है तो उसमें एक्वा का प्रयोग किया जाता है। अगला, उससे संबंधित जो भी रासायनिक अभिक्रिया उससे संबंधित टेम्परेचर और प्रेशर को तीर के निशान के ऊपर लिख दिए जाते हैं, तथा उससे संबंधित जो भी उत्प्रेरक है उनको भी उनके ऊपर लिख दिया जाता है। तथा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये थी अपने रासायनिक समीकरण से संबंधित बातें। अगला, रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता है, कि रासायनिक समीकरण में आपको क्या क्या विशेषताएं नजर आती है। रासायनिक समीकरण की विशेषता, रासायनिक समीकरण की विशेषता नंबर 1, रासायनिक समीकरण आपको पूरी रासायनिक अभिक्रिया की संक्षिप्त में जानकारी देती है। यानी कि उस रासायनिक समीकरण को देख के ही आपको उस संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं अपन, संक्षिप्त में तो वो समीकरण हो गया, संपूर्ण जानकारी। दूसरा, रासायनिक समीकरण को देख के आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की अवस्था के बारे में पता चलता था। अभी अपन ने देखा था कि ठोस के लिए S, दारू के लिए L, गैस के लिए G। तो रासायनिक समीकरण में अपने को देख के पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चल जाता है, अवस्था के बारे में पता चल जाता है, अवस्था की जानकारी। तीसरा, ताप व दाब के बारे में जानकारी, ताप व दाब के बारे में जानकारी। चौथा, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी। पांचवा, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है। ये तीर के निशान से ऐसे तीर का साइन होगा तो अनुत्क्रमणीय है, ऐसा तीर का साइन दिखे तो उत्क्रमणीय है। तो अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये रासायनिक समीकरण की विशेषता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है आपको, उसकी अवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाती है, ताप व दाब की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उत्प्रेरक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा अभिक्रिया की अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीयता के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है रासायनिक समीकरण की सीमा, यानी कि डीमेरिट्स। क्या क्या इसमें दोष हैं, रासायनिक समीकरण में भी कुछ दोष हैं। तो रासायनिक समीकरण के दोष, रासायनिक समीकरण के दोष, डीमेरिट्स। पहले अपन ने मेरिट्स पढ़ी थी यानी गुण, अब अपन डीमेरिट्स पढ़ते हैं यानी दोष। पहला, रासायनिक समीकरण की पूर्णता की जानकारी रासायनिक समीकरण को देख के आप नहीं लगा सकते। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। क्रॉस का 3 यह दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता, रासायनिक समीकरण देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि रासायनिक अभिक्रिया कब पूर्ण हुई है। दूसरा, रासायनिक समीकरण को देख के आप
पदार्थों की यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रता के बारे में भी पता नहीं लगा सकते। सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं। रासायनिक समीकरण देख के आप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। सांद्रता का मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनकी मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये आज का अपना टॉपिक था रासायनिक समीकरण के ऊपर। इसकी विशेषताएं दोष अपन ने सब पढ़ लिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आगे इससे संबंधित अपन बाकी की जो जानकारी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इनके बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।